रीता का मोबाइल दोबारा बजने लगा। रीता बाथरूम से अभी नहीं निकली थी। अंततः विनोद को मोबाइल उठाना पड़ा। विनोद के हेलो कहते ही दूसरी ओर से एक लड़की ने सिसकते हुए पूछा, रीता दीदी हैं? हाँ, अभी बाथरूम में है। आप उन्हें बता देना कि कुसुम दीदी नहीं रही। यह सुनते ही विनोद सदमे में आ गया। कुसुम यानी रीता की बचपन की सहेली। कुसुम की वर्षों बाद अचानक रीता से मिलने पर विनोद की ज़िंदगी बेहद सरल हो गई थी। उसकी सबसे बड़ी समस्या थी कुसुम और बच्चों को बोरियत से बचाने के लिए सप्ताह में एक बार बाहर ले जाने की वजह से छुट्टी के दिन भी आराम न कर पाना। कुसुम के मिलते ही इस समस्या का समाधान हो गया था। कुसुम एक कंपनी में मैनेजर थी। वह फुर्सत मिलते ही रीता और बच्चों को घुमाने ले जाती थी। रीता के कहने पर गाड़ी भी भेज देती थी, जिससे रीता वे सभी काम कर लेती थी जिन्हें करने के लिए विनोद को आधे दिन की छुट्टी लेनी पड़ती थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि दोनों सहेलियों ने अपनी दोस्ती कभी विनोद पर नहीं थोपी थी। न तो रीता उसे कुसुम के घर चलने को कहती थी और न ही जब तब कुसुम को अपने घर बुलाती थी। यदाकदा कुसुम से मिलना विनोद को भी अच्छा लगता था। दोनों में साली जीजा वाली नोकझोंक हो जाती थी। कुछ महीने पहले रीता ने उसे बताया था कि कुसुम दिल की मरीज़ है और पेसमेकर के सहारे जी रही है, लेकिन उसका इतनी जल्दी और इस तरह चले जाना सोचा नहीं था। न जाने रीता इस आघात को कैसे झेलेगी। चूँकि विनोद कल रात ही टूर से लौटा था, इसलिए आज ऑफिस जाना ज़रूरी था, लेकिन उससे भी ज़्यादा रीता के साथ रहना ज़रूरी है, विनोद ने सोचा। फिर उसने दबी ज़बान रीता को यह बताया। यह तो होना ही था। रीता ने सांस से लेकर कहा, एक सप्ताह से अस्पताल में थी। डॉक्टरों के यह कहते ही कि पेसमेकर कभी भी साथ छोड़ सकता है। मैंने आपसे बगैर सलाह किए बच्चों को छुट्टियां मनाने वनीता भाभी और उनके बच्चों के साथ हैदराबाद भेजना बेहतर समझा। ठीक किया रीता। बच्चों को कुसुम मौसी से कितना स्नेह हो गया था, उसे अस्पताल में देखकर व्यतीत हो जाते। विनोद बोला, दुखी तो खैर अभी भी बहुत होंगे, वो तो स्वाभाविक है। कहकर रीता ने मोबाइल उठा लिया। मधु, कब हुआ यह सब? बॉडी को ऑर्गन डोनेशन के लिए भिजवा दिया है, तो तुम भी घर चली जाओ। मैं कुछ देर में वही आ रही हूँ। जिसे भी खबर करनी है उसकी लिस्ट बना लो। मैं आने के बाद फ़ोन कर दूँगी। और फिर रीता मोबाइल बंद कर किचन की ओर बढ़ गई। बस एक कप चाय दे दो रीता, नाश्ते के चक्कर में मत पड़ो, विनोद ने धीरे से कहा। नाश्ता बनाने में कुछ देर नहीं लगती। लंच नहीं बना सकूँगी, ऑफिस की कैंटीन से ही कुछ मंगवा लेना। मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा, तुम्हारे साथ चल रहा हूँ रीता। कितनी भी सादगी से करो अंतिम संस्कार, फिर भी बहुत काम होते हैं। उन्हें संभालने के लिए श्याम भैया है। श्याम भैया कुसुम को जानते हैं? विनोद ने हैरानी से पूछा। राजस्व विभाग का उच्चाधिकारी श्याम रीता का फुफेरा भाई था, इसलिए अक्सर मुलाकात होती रहती थी। लेकिन कुसुम के बारे में दोनों भाई बहन को कभी बात करते नहीं देखा था। आपको बताया तो था कि श्याम भैया एमकॉम और फिर राजकीय परीक्षा की पढ़ाई के लिए 3 साल तक हमारे ही घर में रहे थे। फिर सामने की कोठी में रहने वाली मेरी सहेली कुसुम को कैसे नहीं जानेंगे। फिर तुमने भी कभी श्याम भैया के परिवार के साथ चाय या खाने पर कुसुम को क्यों नहीं बुलाया? कभी उन लोगों से कुसुम के बारे में बात भी नहीं की। मुझे भी यह तो नहीं बताया कि उन दोनों में भी इतना अपनापन है कि अपने सब काम धाम छोड़कर अति व्यस्त श्याम भैया उसके अंतिम संस्कार का तामझाम संभालने को मौजूद है, विनोद ने शिकायती स्वर में पूछा। रीता हैरान होकर कुछ देर चुप रही, फिर गहरी सांस लेकर बोली, किसी के जीवन के बंद परिच्छेद खोलने का मुझे हक तो नहीं है, मगर अब जब तुम्हारी जिज्ञासा जगा ही दी है तो चलो आज पूरी कहानी सुना देती हूँ। श्याम भैया और कुसुम को पहली नज़र में ही प्यार हो गया था।
कुसुम इतनी प्यारी थी कि भैया खुद को उससे प्यार करने के लिए रोक न पाए और मेरे सहयोग से वह प्यार परवान चढ़ने लगा। जात पात की कोई परेशानी नहीं थी। फिर भैया प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। कुसुम पूरी तरह आश्वस्त थी कि उसके घमंडी अफसर पिता को प्रशासनिक अधिकारी श्याम भैया से उसकी शादी करने में कोई एतराज़ नहीं होगा। अंततः वह बेखटके भैया के साथ प्यार की बात आगे बढ़ा रही थी। 3 साल तक बगैर किसी को पता चले सब कुछ मज़े में चलता रहा। हमारी बीएससी की और भैया की प्रतियोगी परीक्षाएं शुरू होने वाली थी। उसके बाद भैया का हमारे घर रुकने को और दोनों की शादी 2 वर्ष तक होने का सवाल ही नहीं था। यह सोचकर भैया, खासकर कुसुम, बहुत परेशान रहती थी। इसी बीच एक दिन बुआ जी ने फ़ोन कर बताया कि उन्होंने श्याम भैया की छोटी बहन का रिश्ता उसकी पसंद के लड़के से तय कर दिया है। भैया को लगा कि जब बहन का रिश्ता उसकी पसंद से हो सकता है तो उनका क्यों नहीं, और फिर छोटी बहन की शादी के बाद तो उनकी शादी में कोई अड़चन भी नहीं रहनी चाहिए। इस सब से आश्वस्त होकर भैया ने होली पर गुलाल के बजाय कुसुम की मांग में सिंदूर भर दिया। हालांकि कुसुम ने उस सिंदूर को सिर पर ढेर सा गुलाल डलवाकर छिपा दिया, लेकिन वह उसकी माँ की पैनी नज़रों से नहीं छिप सका। और यह भी कि यह भरा किसने। कुसुम की जितनी लानत मलानत होनी थी हुई और उसके हमारे घर आने और फ़ोन करने पर रोक लग गई। कुसुम के यह कहने पर कि भैया उसके लिए सर्वथा उपयुक्त है और प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं। उसके पिता ने व्यंग्य से कहा कि दूसरों के घर रहने और लड़कियों से आंख लड़ाने वाले लड़के का इस परीक्षा में पास होने का सवाल ही नहीं उठता। नहीं बिजनौर में वकालत करने वाले श्याम के बाप की हैसियत उनका समधी बनने लायक है। अंततः कुसुम पर श्याम की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। परीक्षा दिलवाने के लिए भी कुसुम की माँ उसे छोड़ने और लेने आती थी, लेकिन परीक्षा हॉल से बाहर निकलने के पहले मैं और कुसुम बात कर लिया करती थी। उसे भैया का पत्र दे देती थी और उससे भैया का ले लेती थी। कुसुम ने बताया था कि पापा ने वहाँ से बदली करवा ली है। उसकी परीक्षा ख़त्म होते ही वहाँ से चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे यह किसी को नहीं बता रहे। भैया ने उसे आश्वस्त कर दिया कि किसी भी सरकारी अफसर का पता ठिकाना खोजना मुश्किल नहीं होता। कहीं भी चले जाए, प्रशासनिक सेवा में चयन होते ही वह उसके पिता से मिलने आएंगे। कुसुम बस तब तक अपनी शादी टाल दे। कुसुम ने भी आश्वासन दिया था कि व्यावसायिक कोर्स करने के बहाने 2 वर्ष आसानी से शादी टाली जा सकती है। कुसुम की परीक्षा खत्म होने की अगली सुबह ही उनकी कोठी पर ताला लगा हुआ दिखा। कुछ रोज के बाद भैया भी अपने घर चले गए और मैं दीदी के पास छुट्टियों में पुणे। वहाँ जीजू के कहने पर मैंने कंप्यूटर सीखा तो समय गुजारने को था, लेकिन उसमें मुझे इतना मज़ा आया कि मैंने उसी में स्पेशलाइजेशन करने का फ़ैसला किया और उसके लिए दीदी के पास ही रहने लगी। फिर वही तुमसे मुलाकात हो गई। कुछ समय बाद पता चला कि श्याम भैया का चयन राजस्व सेवा में हो गया है और उनकी शादी हो रही है। सुनकर धक्का तो लगा था, लेकिन तब तक मेरी दुनिया तुम्हारे नाम से शुरू और ख़त्म होने लगी थी। अंततः न तो मैंने श्याम भैया से संपर्क किया, न ही उनकी शादी में गई और न ही वे मेरी शादी में आए। कुसुम ने भी मुझसे संपर्क नहीं किया। मेरे पास तो उसका अता पता भी नहीं था। कई वर्षों बाद श्याम भैया की पोस्टिंग यहाँ होने पर मुलाकात हुई। वह वनीता भाभी और बच्चों के साथ खुश थे। अंततः मैंने भी पुरानी बातों का जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन एक दिन भाभी और बच्चों की गैरहाजिरी में भैया ने मुझे बताया कि पढ़ाई पूरी करने के उनके घर लौटने से पहले ही उनके माता पिता ने उनका सौदा वनीता भाभी के साथ करके उनके दहेज में मिलने वाली राशि के बल पर छोटी बहन का उसकी पसंद के लड़के से धूमधाम से रोका कर दिया था। छोटी बहन की खुशी की खातिर भैया के पास चुपचाप बिकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। गनीमत यह थी कि वनीता भाभी उनके सर्वथा अनुकूल थी। फिर भी वे आज तक अपने पहले प्यार कुसुम को नहीं भुला सके थे। उन्होंने ही मुझे बताया कि कुसुम यही एक कंपनी में मैनेजर है। शादी तो नहीं की थी, लेकिन अपनी उपलब्धियों और परिवेश में पूर्णतया संतुष्ट लगती थी।
इसलिए वे उससे मिलकर अपने और उसके स्थिर जीवन में उथल पुथल नहीं मचाना चाहते, लेकिन चाहते थे कि मैं उससे मिलूं। कुसुम से मिलने को तो मैं स्वयं भी तड़प रही थी। शुरू में तो कुसुम भी मुझे खुशी लगी और मैंने भी श्याम भैया या उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात नहीं की। लेकिन एक दिन अचानक तबीयत खराब होने पर उसने मुझे बताया कि उसे अब तक 2 बार हार्ट अटैक हो चुका है और वह पेसमेकर के सहारे जी रही है। लेकिन अब मुझसे मिलने के बाद वह चैन से मरेगी। उसे विश्वास है कि मैं उसे उसके सिंदूर का हक ज़रूर दिलवा दूंगी, यानी श्याम भैया के हाथों अग्निदाह। मुझे स्तब्ध देखकर उसने कहा कि उसने हमेशा श्याम की खोज खबर रखी है। उसे श्याम से कोई शिकायत नहीं है। उसके द्वारा मांग में भरे गए सिंदूर और यादों के सहारे ज़िंदगी तो गुजार ली है, लेकिन मरने के बाद अपने सिंदूर का हक ज़रूर चाहेगी, यानी एक सुहागिन जैसी मौत। और मौत बार बार तो होगी नहीं। मेरे यह कहने पर कि भैया उसे भूले नहीं और वह जब चाहे मेरे घर पर श्याम भैया से बेखटके मिल सकती है, तो कुसुम ने यह कहकर मिलने से मना कर दिया कि कितने भी सतर्क रहो, ऐसी बातों को छिपाना आसान नहीं होता है और इससे श्याम की सुखी गृहस्थी बर्बाद हो सकती है। अंतिम संस्कार के लिए भी मुझे श्याम भैया को बुलाने के लिए कुसुम को अपनी दूर की रिश्तेदार बनाना पड़ेगा। कुसुम को तो मैंने आश्वस्त कर दिया, लेकिन श्याम भैया को सब बातें बता दी और दुखी बेचैन तो खैर होना ही था और बहुत हुए भी। उन्होंने भी मुझसे वादा लिया कि जब भी कुसुम की तबीयत खराब हो मैं उन्हें खबर कर दूं। वे उसे अंतिम दिनों में बगैर किसी की परवाह किए उसके साथ रहेंगे और वनीता को उस समय जो ठीक समझेंगे वह बता देंगे। पिछले सप्ताह कुसुम की तबीयत के बारे में पता चलते ही मैंने श्याम भैया को खबर कर दी। फिर सब बच्चों को उकसाया कि उन्हें छुट्टियों में बाहर घूमने जाना चाहिए। फिर किसी तरह वनीता भाभी को उनके साथ हैदराबाद भिजवा दिया ताकि श्याम भैया इत्मीनान से कुसुम के पास रह सकें। मुझे तसल्ली है कि मैंने अपनी सहेली को उसके अंतिम दिनों में श्याम भैया का भरपूर साथ और उसके सिंदूर का हक दिलवा दिया। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ चलकर श्याम भैया को अपने कर्तव्य निर्वहन से रोको। रीता ने अनुरोध किया। बेफिक्र रहो रीता, जितना हक कुसुम का अपने सिंदूर पर था उतना ही कर्तव्य श्याम भैया का भी उस सिंदूर की लाज रखने का है। विनोद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं श्याम भैया से वह कर्तव्य निभाने का सुख और उनकी गोपनीयता नहीं छीनूंगा। दोस्तों, कुसुम जीते जी सुहागन न जी सकी, लेकिन मरने के वक्त वो सुहागन मरी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।